Hello student, myself Sweta Nayak. Today we will study about class 11 chapter Cell, the unit of a life. When we talk about this chapter is very important for us because या अगर हम प्लांट बॉटनी के बारे में स्टडी करें या फिर जूलॉजी के बारे में स्टडी करें, दोनों में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही स्टडी करते हैं। प्लांट बॉटनी में प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं एंड जूलॉजी में एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। सो यू कैन से ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सेल। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर का बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज सेल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हो कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। राइट, तो सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। आप इमेजिन करो कि जितने भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेल से मिलजुल कर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। राइट, तो देखिए सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन में क्या आ सकते हैं, हार्ट, किडनी, ब्रेन, लंग्स। ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम etc। ठीक है, तो सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स इस ऑर्गेनिज्म का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल है। तो जो ऑर्गेनिज्म होती है उसकी इंटायर बॉडी किससे बनी होती है, सेल से ही बनी होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लाइफ। एंड फंक्शनल कहने का मतलब क्या हुआ, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी फंक्शन करती है, उनकी जो बॉडी फंक्शन करती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है या फिर उसके लिए पॉसिबल कौन है, सेल। इसीलिए कहा गया है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। क्लियर। तो इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। जैसे सेल को नंबर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, शेप के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, साइज के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिज्म को नंबर के बेसिस पे हम लोग देखा जाए, ऑर्गेनिज्म के सेल के नंबर के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो टू टाइप्स के बारे में हम लोग ऑलवेज स्टडी करते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। व्हाट इज यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स होता है सिंगल। ठीक है, यूनि मीन्स क्या होता है, सिंगल। तो यू कैन से दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। व्हाट इज मल्टी सेलुलर, तो मल्टी मीन्स होता है मोर देन वन। ठीक है, यूनि मीन्स क्या होता है, सिंगल, एंड मल्टी मीन्स मोर देन वन सेल। तो यू कैन से दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल etc। ओके, तो सेल चैप्टर जो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, तो हु डिस्कवर्ड फर्स्ट, सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो हम लोग देखेंगे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कौन से सेल को डिस्कवर किया था, डेड सेल को। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था। तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर उसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था कॉर्क में। ठीक है, एंड उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था एंटोनी वॉन सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं एंड जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जो आपके ये उन साइंटिस्ट का नाम बताया जाएगा जिन साइंटिस्ट का नाम आपके एनसीईआरटी की बुक में क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। तो एनसीईआरटी की बुक में क्लियरली मेंशन किया गया है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया था। एंड फर्स्ट लिविंग सेल जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कौन से सेल को डिस्कवर किया था, डेड सेल को डिस्कवर किया था। बट फर्स्ट लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने।
उसके बाद हम लोग देखेंगे हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है कि सेल की डिस्कवरी किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। डेड सेल के बारे में उन्होंने बताया था। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने कहा कि जितने भी सेल होते हैं सब डेड नहीं होते हैं, कुछ सेल जो होते हैं लिविंग भी होते हैं। तो फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने किसके बारे में डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किया गया था। तो सेल का तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बट इसके बाद हम लोग देखते हैं वो सेल थ्योरी क्या होते हैं। तो सेल थ्योरी को जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तो उसमें हम लोगों को 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 3 साइंटिस्ट के बारे में, क्योंकि सेल थ्योरी जो है वो 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है, मतलब मिलकर नहीं दिया है, 3 साइंटिस्ट ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया है। तो सेल थ्योरी में लोग 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व है इसमें। थ्री साइंटिस्ट इन्वॉल्व है। फर्स्ट स्लाइडेन। फर्स्ट स्लाइडेन। स्लाइडेन ने 1838 में इन्होंने ये कहा ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ अ सेल। स्लाइडेन ने 1838 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ऑल प्लांट, जितने भी प्लांट हैं मेड अप ऑफ अ सेल। इन्होंने किसी एक प्लांट के बारे में स्टडी करके नहीं, उन्होंने वैरायटी ऑफ प्लांट के बारे में स्टडी करके कहा कि ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ अ सेल। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था स्वान। उन्होंने 1839 में इनका स्टेटमेंट ये था कि ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ अ सेल। इन स्लाइडेन ने कहा, ये स्लाइडेन जो थे वो क्या थे? बॉटनिस्ट थे। एंड स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। ओके, तो स्लाइडेन ने कहा कि ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ ओके, एंड स्वान में ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ ओके। सेल थियरी में 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। फर्स्ट जो है स्लाइडेन। स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे। उन्होंने 1838 में उन्होंने कहा कि ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ अ सेल। सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था स्वान। वो क्या थे? जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1839 में कहा ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ अ सेल। थर्ड एक बहुत ही महावीर साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने कहा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक बहुत ही यूनिक नाम दिया। पहले उन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके, रुडोल्फ विर्चो ने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, राइट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। रुडोल्फ विर्चो का कहना क्या था कि ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। जो रुडोल्फ विर्चो ने अपना स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने कब दिया था? 1855 में। लॉन्ग टाइम बाद, इन लोगों के स्टेटमेंट देने के लॉन्ग टाइम बाद इन्होंने बोला, इन लोगों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया था। स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने ये कह दिया कि ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ अ सेल, ठीक है। स्वान ने कहा कि ये जूलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ अ सेल। उसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दैट मीन्स ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कोई, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए है, ठीक है, आपने कोई बीकर लिया है। इस बीकर में कुछ आपने इसको अच्छे से कवर कर दिया, फिर भी इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियस ग्रो नहीं करता है,
इसमें जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। उन्होंने कहा कि ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि अगर ये कोई सेल डेवलप हुआ है तो कोई सेल रहा होगा जो सेल डिवीजन करके इस सेल को क्या किया है? डेवलप किया है। तो रुडोल्फ विर्चो का कहना था कि ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस ग्रो नहीं करता है, वो पुराने सेल से ही डिवीजन होकर न्यू सेल बनता है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे सेल को जो नंबर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर के बेसिस में कह रहे हैं, सॉरी, साइज के बेसिस पे। तो हम लोगों ने हमेशा सेल का जो डायग्राम है इसी तरीके से पढ़ा है कि सेल होते हैं, ये सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो सेल के डिफरेंट साइज होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है? माइकोप्लाज्म। क्या है? माइकोप्लाज्म। व्हाट इट? इसको हम लोग कहते हैं बेटा PPLO। क्या कहेंगे? PPLO। PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। व्हाट इट? ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर सेल जो होते हैं, सेल को साइज के बेसिस पे भी बताया गया है। अगर हम लोग स्मॉलेस्ट लिविंग सेल के बारे में पढ़ें तो क्या बताएंगे हम लोग? माइकोप्लाज्म इज लाइक अ बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्म इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसको हम लोग PPLO के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल के बाद लॉन्गेस्ट लिविंग सेल। लॉन्गेस्ट देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट लिविंग सेल, लॉन्गेस्ट लिविंग सेल। एंड थर्ड हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट लिविंग सेल। आई होप यू अंडरस्टैंड लार्जेस्ट लिविंग सेल। ओके, तो लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में डिफरेंस है। लार्जेस्ट में हम लोग उसके डायमीटर के बेसिस पे लार्जेस्ट बोला गया है, एंड लॉन्गेस्ट में उसके लेंथ के बेसिस पे। राइट, तो लॉन्गेस्ट लिविंग सेल क्या होता है? नर्व सेल। एंड लार्जेस्ट लिविंग सेल ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, सबसे पहले इतना एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ कि आज हम लोगों ने सेल के बारे में स्टडी किया है, जो क्लास 11th का चैप्टर है व्हाट इज सेल। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। मतलब कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी इंटायर बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, इसलिए कहा गया है सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लाइफ। उसमें एक और टर्म है फंक्शनल, मतलब कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उनकी जो बॉडी फंक्शन करती है उसके लिए पॉसिबल कौन होता है? सेल होता है। इसीलिए सेल को डिफाइन किया गया है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल से मिलकर बनते हैं, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनते हैं ऑर्गेनिज्म। तो सेल चैप्टर में हम लोगों को नंबर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे भी पढ़ना पड़ता है। तो ऑर्गेनिज्म को सेल नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे देखा जाए तो हम लोग दो टर्म के बारे में पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स होता है सिंगल एंड मल्टी मीन्स होता है मोर देन वन। ठीक है, तो दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल उसे हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर, एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल उसे हम लोग कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने किया था। हु डिस्कवर न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर सेल थियरी। इंटरेस्टिंग भी है
कि सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट हैं स्लाइडिन, जो क्या थे, बॉटनिस्ट थे। इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ अ सेल। सेकेंड साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना, जिनका नाम था स्वान, वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया ऑल एनिमल इज मेड अप ऑफ अ सेल। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक थर्ड साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग टर्म दिया, ओमनीस सेलुला ई सेलुला, दैट मीन्स ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि कोई भी सेल जो न्यू ग्रो करता है वो स्पॉन्टेनियस ग्रो नहीं करता, किसी पुराने सेल से, सेल का डिवीजन के बाद ही न्यू सेल बनता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने साइज के बेसिस पे देखा है कि सेल के जो होते हैं कई साइज भी होते हैं, वो स्फेरिकल शेप के ही बस नहीं होते हैं, स्मॉलेस्ट। दैट मीन्स साइज के बेसिस पे कहने का क्या मतलब है कि अगर आप प्लांट के सेल को आप अगर आप देखते होगे, पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, तो प्लांट का सेल जो होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है। एंड बैक्टीरिया के सेल आप देखेंगे तो बहुत स्मॉल होता है। तो मतलब कि सेल जो होते हैं साइज के बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। सेल क्या होता है, साइज के बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है, माइक्रोप्लाज्म है, जिसे हम लोग पीपीएलओ कहते हैं, फुल फॉर्म है प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एंड लॉन्गेस्ट लिविंग सेल क्या है, नर्व सेल है, ठीक है। एंड लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग सेल के डायग्राम के बारे में ही देख लेते हैं कि सेल का डायग्राम होता कैसे है, ठीक है। तो सेल का डायग्राम हम लोगों ने बचपन से बनाया है कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप बोल सकते हो एज अ, जो सेल ऑर्गेनेल सेल्स होते हैं उनका सिक्योरिटी गार्ड है ये, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी कुछ सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक जेट एक्स सिक्योरिटी होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है, हाई प्रोटेक्शन, रिच पर्सन लोगों के पास हाई प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, व्हाट, सेल वॉल, ठीक है। मैम क्या जितने भी सेल्स होते हैं सब में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, नो। ऑल प्लांट में सेल वॉल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये मैं बता देती हूँ किसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, किसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो प्लांट होते हैं, प्लांट में सेल वॉल बेटा प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट में जो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, तो प्लांट के सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, नो, एनिमल में सेल वॉल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, यस, फंगी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। वायरस में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, नो। लास्ट क्या बचा, बैक्टीरिया, यस, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, गॉट इट, ओके। अब हम देखते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने क्या बनाया, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया। आप समझने के लिए बस सुन सकते हो कि जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, एज ए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सारे सेल ऑर्गेनेल को, तो इसे सिक्योरिटी गार्ड भी बोल सकते हो। उसके बाद कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक जेट एक्स सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसका नाम है सेल वॉल भी जो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ओके। उसके बाद इस सेल में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हेड किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को, हेड ऑफ द सेल, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल अभी बोल सकते हो, हेड ऑफ सेल।
अब इनको हेड ऑफ सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके अंदर बेटा प्रेजेंट होते हैं क्या? डीएनए। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं। अब ये डीएनए प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में क्या कंटेन होता है? जेनेटिक मटेरियल कंटेन होता है। ठीक है, मतलब कि हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? डीएनए में स्टोर होते हैं। और वो हमसे हमारे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में पहुंचाता कौन है? तो जीन। ये जीन भी इसी डीएनए के ऊपर क्या होता है? लोकेटेड होता है। तो वो पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उसको ट्रांसफ़र कौन करता है? तो वो जीन ही उसको क्या करता है? स्टोर करता है। वो क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। ओके, उसके बाद इस सेल से एक सेल ऑर्गेनेल अटैच हो। अभी जितना देखो, मान लो ये कोई हाउस है, ठीक है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, सही तो बन रहा है, ये मेरा घर है। ठीक है, तो इस घर में जो हमारे बाबा हैं वो क्या है? एकदम हेड हैं। ठीक, तो ये घर है, हेड है, और इस घर में जितने भी मेंबर्स हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो उसी तरह एक सेल है। ठीक है, सेल में सेल के अंदर एक मेन ऑर्गन्स है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको हम लोग हेड ऑफ द सेल, यही सारे सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके, तो उसके बाद बहुत सारे के अंदर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो इस न्यूक्लियस से अटैच्ड एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका स्ट्रक्चर है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो आप कह सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द न्यूक्लियस एंड इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ अ लिपिड एंड प्रोटीन। ये लिपिड एंड प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करता है? हेल्प करता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ अ लिपिड एंड प्रोटीन। मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो आउटर पार्ट होता है उसमें कुछ ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या रफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो नीचे वाला एरिया रहता है एकदम स्मूथ होता है। तो क्या किया गया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकेंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ को बोलते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ protein, and smooth endoplasmic reticulum help in synthesis of lipid। ठीक है, जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है वो किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ रफ टाइप सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं, जो क्या है? राइबोसोम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहाँ पे रफ राइबोसोम प्रेजेंट था वो किसके सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। जहाँ और जो एरिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ है वो किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है? लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद नीचे आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे हम लोग बनाएंगे गोल्गी बॉडीज। क्या बनाएंगे? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडीज, फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। हम लोग गोल्गी बॉडीज का फंक्शन देखेंगे। अब देखिए, मैंने बताया ना ये मेरा घर है। ठीक है, ये मेरा घर है। ठीक, तो सोचिए ये मेरा घर है, तो मेरे घर पे क्या बनता है? केक बनता है। ठीक है, जो केक बन रहा है तो मम्मी जो होती है वो क्या बनाती है? केक बनाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है? लिपिड एंड
प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो जब केक बन गया तो जो मेरे ब्रदर्स हैं उस केक को क्या करते हैं, उसको पैक करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, पैक करने का काम करते हैं। तो उसी तरह जो गोल्गी बॉडीज़ है वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस करता है, तो उसको क्या करता है, ये पैकेज करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाइड करता है, क्या करता है, उस प्रोटीन को सारे सेल ऑर्गेनेल्स के पास क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो यू कैन सी फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज, पैकेजिंग, store, modified and transport protein। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एंड लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द न्यूक्लियस, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन एंड लिपिड। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपर पार्ट होता है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो किसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो नीचे वाला पोर्शन होता है उस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, जो किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है, लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद जो सेल ऑर्गेनेल्स है, गोल्गी बॉडीज का फंक्शन क्या होता है कि जो प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, इसको गोल्गी बॉडीज क्या करता है, पैक करता है, स्टोर करता है एंड मॉडिफाइड करके क्या करता है, सारे सेल ऑर्गेनेल के पास इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि पैकेजिंग, स्टोर, मॉडिफाइड एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस। इट इज also known as traffic police। okay, mitochondria, plastid, vacuoles, lysosome, cytoplasm is a jelly like substance। ओके, ठीक है। मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, जो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने कहा एज ए सिक्योरिटी वर्क करता है, जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दैट्स क्लियर, ओके। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मेन भी फंक्शन है कि जो सेल के अंदर इस सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल है उनको उनकी एंट्री एंड एग्जिट को डिसाइड कौन करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अलाउ करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेल्स। ओके, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेल कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देख लिया, गोल्गी बॉडीज का फंक्शन देख लिया। नाउ हम लोग अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। Mitochondria. It is also known as powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी का फॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। It help in the formation of energy in the form of ATP, full form adenosine triphosphate। adenosine ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर हमने बनाया लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, तो
हम लोग यहाँ देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम का फंक्शन, ओके, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, filled with digestive enzyme, filled with digestive enzyme. It is also known as suicidal pair. जितने भी अगर कोई सेल ऑर्गेनेल बेटर फंक्शन नहीं करता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स में, तो उसको क्या करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करके। ओके, अब हम लोगों ने इसमें किसको देखा था? प्लास्टिड के बारे में बताया था। प्लास्टिड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब पूरे सेल ऑर्गेनेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड होते हैं वो क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन होते हैं। प्लास्टिड इज थ्री टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ओके, एंड क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? आप लोगों ने प्लांट देखा होगा, प्लांट किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर होते हैं। ऑल प्लांट जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। वो ग्रीन कलर, प्लांट का ग्रीन कलर किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है? तो है क्लोरोप्लास्ट की वजह से। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है प्लांट को, जिसकी वजह से प्लांट जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। प्लांट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस। क्लियर? जो प्लांट होते हैं, प्लांट के जो पार्ट्स, ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो उस क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जिस तरह प्लांट किस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो वो प्रोसेस कौन सा है? वो फोटोसिंथेसिस है। नेक्स्ट प्लास्टिड जो है वो क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। आप लोगों ने जो प्लांट देखा होगा तो प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो वही क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर्स एंड फ्रूट को। गिव कलर टू fruit and flowers. I hope you understand. Chloroplast. Plastid is a three types: chloroplast, chromoplast and leucoplast. प्लांट का जो ग्रीन पार्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो किसमें प्लांट को किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कहा जाता है कि प्लांट किस प्रोसेस के थ्रू फूड को प्रिपेयर करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड को प्रिपेयर करते हैं वो। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है प्लांट्स में जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होते हैं उनको डिफरेंट कलर्स क्या करता है? प्रोवाइड करता है। लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स। ओके, लास्ट वन सेल ऑर्गेनेल वैक्यूल्स। ओके, वैक्यूल जो होते हैं प्लांट में 50 to 90% प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ये वैक्यूल्स मोस्टली प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं? प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। ओके,
वैक्यूल्स जो होते हैं 50 to 90% जो होते हैं प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये स्टोर भी करते हैं, जो प्लांट का जो कंज्यूम फूड होता है उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको एक्सक्रीट भी करते हैं। ठीक है, आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। फिर से रिकैप करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल से। तो जो सेल होता है, सेल सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेल को एज ए सिक्योरिटी होते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंड यही डिसाइड करते हैं, अलाउ करते हैं एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ सेल। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक जेट एक्स सिक्योरिटी होता है जिसका नाम है सेल वॉल। ये मैंने पहले बताया कि जो सेल वॉल होते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो मैंने बता दिया कि किस किस में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, फंगी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ठीक है, तो हम लोग पहले किस सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने पढ़ा था वो हम लोग देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस है जिसे हम लोग हेड ऑफ द सेल कहते हैं, इसके अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है। गोल्गी बॉडीज का फंक्शन क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस किया हुआ रहता है उसको पैक करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाइड करके उसको जितने भी सेल ऑर्गेनेल रहते हैं उनके पास क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। ये क्या करता है, प्रोटीन एनर्जी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किस फॉर्म एनर्जी जो होता है फॉर्मेशन होती है उसका एटीपी के फॉर्म में होता है, फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Now, lysosome is a sac-like structure जो fill with digestive enzyme. It is also known as a societal bag. Last cell organelle is plastid. Chloroplast. Plastid is a 3 type. डबल मेम्ब्रेन होते हैं ये, डबल मेम्ब्रेन, एंड 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट प्लांट जो होते हैं उसके जो डिफरेंट कलर होते हैं उसको प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन को स्टोर करता है। ओके, नाउ complete this chapter. I hope you understand this chapter very clearly. Thank you so much.